कंप्लीट इडूटेरिया 7500 प्लस बहुविकल्पी प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर मैं आज आप लोगों के साथ प्रैक्टिस सेट 4 डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों इससे पहले मैंने 3 प्रैक्टिस सेट इडूटेरिया के ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो दोस्तों उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब दोस्तों आज का वीडियो जो है वो प्रैक्टिस सेट 4 पर होने वाला है। और दोस्तों मैंने प्रैक्टिस सेट 3 में आप लोगों को एक क्वेश्चन दोस्तों गृह कार्य में दिया था, होमवर्क में दिया था कि दोस्तों जो पोचमपल्ली है वो दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है। तो वहाँ पर मैं बता देता हूँ कि उसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बुनाई के लिए। कि दोस्तों जो पोचमपल्ली है वहाँ पर दोस्तों बुनाई के लिए वो प्रसिद्ध है और वहाँ पर दोस्तों साड़ियों की बुनाई होती है, इसलिए दोस्तों वहाँ पर ये प्रसिद्ध हो जाएगा। तो बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों प्रैक्टिस सेट 4 का अब दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था। दोस्तों यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। सोमेश्वर प्रथम जो था वो चालुक्य वंश का ऐसा शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूब करके परम योग को प्राप्त हो गया था। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है। तो यहाँ पर विमान हो जाएगा कि उनकी जो मंदिर है वहाँ पर विशेषता क्या हो जाएगी, तो विमान उनकी विशेषता है। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों को की रचना दोस्तों की थी। तो यहाँ पर अतीश दीपंकर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इनको सुमेलित करना है कि घटना कौन सी कहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों जो बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या है वो दोस्तों 1659 ईस्वी में हुई थी, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर दोस्तों शिवाजी द्वारा दक्कन में के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर हमला किया था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर है सूरत की पहली लूट 1664 ईस्वी में हुई थी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर सूरत की दूसरी लूट 1670 ईस्वी में हुई थी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ए बी डी सी सी ऑप्शन यहाँ पर है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन चौथे क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अब है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है। तो यहाँ पर हुमायूं का मकबरा दोहरे गुंबद वाला मकबरा है, तो आपको याद रखना है। अब दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत का अर्थ मंत्रिपरिषद होता था जिसमें कौन शामिल नहीं था। इसमें दोस्तों कौन शामिल नहीं था उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों ये सद्र उस सुदूर यहाँ इसमें शामिल नहीं थे, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है कि चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो चरक संहिता किताब है चरक के द्वारा लिखी गई ये दोस्तों किताब है, ये कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है। तो दोस्तों ये 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन है कि भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ए बी ठक्कर के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर भील सेवा मंडल की स्थापना की गई थी। अब दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पार्मस्टन था, या फिर 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, या फिर थर्ड है कि 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता WH रसूल था। तो यहाँ पर दोस्तों जो 9 नंबर क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1, 2 और 3, क्योंकि ये तीनों चीज़ें करेक्ट हैं, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन है कि सारे जहाँ से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा दोस्तों ये लिखा गया था। तो दोस्तों जो सारे जहाँ से अच्छा दोस्तों पुस्तक है ये दोस्तों मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो इसलिए आपको याद रखना है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। दोस्तों ये किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। तो महात्मा गांधी ने कहा था, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की थी, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे। दोस्तों जब भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों ये हुआ था तो इसके दंगे सबसे ज़्यादा दोस्तों कहाँ हुए थे, तो संयुक्त प्रांत में हुए थे। तो इसलिए आपको याद रखना है कि संयुक्त प्रांत में सबसे ज़्यादा भारत छोड़ो आंदोलन के दंगे हुए थे। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी। तो आपको यहाँ पर इनकी पुस्तक किस वर्ष लिखी गई थी इसके बारे में बताना है। दोस्तों जो हिंद स्वराज पुस्तक है वो 1909 में लिखी गई थी। तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि लॉर्ड मैकाले ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी और दोस्तों छनाई का सिद्धांत भी लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही दोस्तों दिया गया था। तो आपको याद रखना है। अब 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है। तो आपको याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति में दोस्तों भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को निहित किया गया है। तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसमें दोस्तों ये शक्तियां निहित होती हैं। तो आज 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं उसमें दोस्तों शांति और सुरक्षा का संवर्धन का उल्लेख किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी। तो याद रखना है आपको दोस्तों कि जो सुंगलू समिति थी वो प्रधानमंत्री की राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए दोस्तों ये समिति का गठन किया गया था। तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन में उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रखा जा सकता है। कि दोस्तों जब साधारण विधेयक संसद में दोनों सदनों में सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है और दोस्तों एक सदन में बिना पारित किए दोस्तों वो कितने माह तक मतलब कितने महीनों तक रखा जा सकता है। तो 6 महीनों तक आपको याद रखना है यहाँ से। 20 नंबर क्वेश्चन है कि जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है। दोस्तों जो जनहित याचिका है वो कोई भी व्यक्ति द्वारा दोस्तों यहाँ पर अभियोजित की जा सकती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि जो अनुच्छेद 243D है उसमें दोस्तों इसकी जो है व्यवस्था की गई है आरक्षण की। तो आपको याद रखना है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि कायांतरित जो चट्टान होती है उसका दोस्तों पृथ्वी के आंतरिक भाग से दोस्तों इस चट्टान का निर्माण होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कायांतरित चट्टान इसका दोस्तों नाम ही है कायांतरित की जो अपना काया बदलती रहती है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर अब दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में कौन से महीने वापसी मानसून मतलब लौटता हुआ मानसून के मौसम के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों जो भारत में क्योंकि बारिश होती है मानसूनी बारिश होती है तो यहाँ पर आपको याद रखना जो अक्टूबर और नवंबर के महीने होते हैं वो लौटता हुआ मानसून के लिए दोस्तों जाने जाते हैं क्योंकि अक्टूबर नवंबर में मानसून लौट जाता है और फिर दोस्तों जाड़ा आ जाता है। तो इसलिए बारिश यहाँ पर नहीं होती है। और दोस्तों मानसून आता कब है तो दोस्तों यहाँ पर जून के लास्ट वीक में मतलब अंतिम सप्ताह में यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलता है। तो आपको ये भी याद रखना है। अब दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है। दोस्तों जो पीर पंजाल श्रेणी है वो दोस्तों लघु हिमालय में अवस्थित है मतलब स्थित है। तो आपको याद रखना है। अब 25 नंबर क्वेश्चन है कि आम्रवर्षा एक शब्द है मतलब क्या है कि आम्रवर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आम्रवर्षा का प्रयोग किस लिए किया जाता है तो मानसून पूर्व वर्षा का दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इसका उल्लेख किया जाता है। तो आपको याद रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समयावधि में पूरा करता है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर याद रखना है कि जो चंद्रमा है वो ऐसा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान अवधि में दोस्तों पूरा करता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 27 नंबर क्वेश्चन है कि यदि मांस को 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है।
पायसीकरण की अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, मेलार्ड दोस्तों अभिक्रिया होती है, या इनमें से कोई नहीं की अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेलार्ड अभिक्रिया होती है। अब दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना, जो गामा तरंगे होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा विद्युत तरंग आवृत्ति होती है दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब बारिश निकल जाती है, बारिश थम जाती है, तो वहाँ पर हमें आसमान में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों ये किस लिए होता है, तो अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन द्वारा होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो सेना के जवान बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर कौन से सिंथेटिक का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर केवलर का यूज किया जाता है, आपको याद रखना है। ये दोस्तों एक सिंथेटिक फाइबर है, तो इसलिए केवलर जो है वो सिंथेटिक फाइबर है और उससे बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। अब दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में डैश में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों जो ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है उसमें दोस्तों गैस जो होता है और ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि डैश का उपयोग दोस्तों किसका उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है। कि कोई भी अगर ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा है तो आप कैसे पता लगाएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों पोटेशियम डाइक्रोमेट से यहाँ पर पता लगाया जाता है कि कोई भी चालक जो है वो शराब पी रखी है या नहीं पी रखी, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट से पता लग जाता है। अब दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होती है। तो दोस्तों ब्रुसेलोसिस बीमारी जो होती है वो दोस्तों जीवाणु के कारण होती है, आपको याद रखना है। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है कि एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितने ग्राम में दोस्तों मैग्नीशियम होता है। तो यहाँ से दोस्तों 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ह्यूमस का ही दोस्तों उत्पादन करने के लिए जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिसको हम माइक्रोबैक्टीरिया कहते हैं, तो उनका दोस्तों जो मृत पौधे होते हैं या फिर दोस्तों जानवर होते हैं उनको ह्यूमस में बदलने का काम करते हैं। तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा में भोजन का पाचन किस में होता है। दोस्तों जो अमीबा होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है और उसका जो भोजन का पाचन होता है वो रसधानी में होता है। तो भोजन रसधानी में, ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगर जल का दोस्तों पुनः अवशोषण हो रहा है तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा जो जीवाणु या हार्मोन होता है उसका दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि वैसोप्रेसिन जो होता है, वैसोप्रेसिन ये दोस्तों एक हार्मोन होता है जिसकी भूमिका यहाँ पर पुनः अवशोषण की होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भनाल में कितनी धमनियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों जो गर्भनाल होता है उसमें दोस्तों 2 धमनियाँ पाई जाती हैं, तो आपको याद रखना है यहाँ से। अब दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लांगटा का कार्य नहीं है। दोस्तों जो मेडुला ऑब्लांगटा है उसका कार्य क्या नहीं है, तो रक्तदाब का नियंत्रण करना, हृदय के धड़कन का नियंत्रण करना, उपापचय का नियंत्रण करना या पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। तो दोस्तों जो 39 नंबर क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन है कि ओटोवान गुएरिके, जो ओटोवान गुएरिके हैं वो 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो इन्होंने कौन सा आविष्कार किया था, कहा कि ये प्रसिद्ध हो गए थे, तो इन्होंने वायु पंप का आविष्कार किया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं। दोस्तों भूमि के द्वारा भिन्न अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आभासी लगान कहते हैं, आपको याद रखना है।
42 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्न में से किस सम्मेलन की देन है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ब्रिटेन वुड जो सम्मेलन हुआ था वहाँ पर मुद्रा कोष दोस्तों सम्मेलन की वहाँ पर देन है दोस्तों, यहाँ पर ब्रिटेन वुड, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों जो चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था वो कामरेड गोविंद सिंह रावत थे दोस्तों, इसलिए इनको व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है। दोस्तों जो चिपको आंदोलन था इसमें पेड़ों से चिपक करके पेड़ों की रक्षा की गई थी, तो ये इसलिए दोस्तों ये आंदोलन फेमस हो गया था इसलिए। और दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन है कि लानोज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों जो लानोज और कंपोज घास है वो दोस्तों यहाँ पर उष्णकटिबंधीय बायोम में आता है, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है। तो दोस्तों टेरेस्ट्रियल जो बायोम होता है वो किसका उदाहरण है यहाँ पर, तो टैगा का उदाहरण है, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य मतलब मोटो क्या था, उनका आदर्श वाक्य क्या था G20 का। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना क्योंकि G20 जो है ये भारत में हुआ था दोस्तों, इसका वाक्य था, स्लोगन था कि एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, मतलब वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, तो आपको याद रखना यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक जो HDI है का निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता दोस्तों इसका आयाम नहीं है, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि गहन जिला कृषि कार्यक्रम जो IADP को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। तो आपको दोस्तों याद रखना है 1960 से 61 में इसका प्रारंभ किया गया, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा कितना होता है। तो यहाँ पर याद रखना कि 15% राज्य सरकार का हिस्सा होता है ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, तो ये दोस्तों आप लोगों का होमवर्क में है, मैं जब नेक्स्ट यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराऊंगा 5th वाला तो यहाँ पर मैं इसको डिस्कस कराऊंगा। ये क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। तो दोस्तों नागरहोइल राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित केंद्र या वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपको दोस्तों बताना है, और दोस्तों आपको कमेंट जरूर करना है जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितना डेडिकेट होकर के ये वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।